हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं इरशाद अली। भारत एवं विश्व भूगोल के इस कोर्स का लेक्चर नंबर आप 22 देख रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रेल परिवहन यानी रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट ये टॉपिक आज इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहें। भारत में रेल की शुरुआत या रेल परिवहन की शुरुआत अंग्रेज़ों के समय से ही हो गई थी। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये कई बार पूछा हुआ है कई सारे एग्जाम्स में, कि भारत में रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई और किसके शासनकाल में हुई। 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली रेल चली थी लॉर्ड डलहौजी के समय में, और ये भारत की पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चली थी, जिसकी लंबाई या इसकी रेलवे ट्रैक की लंबाई 34 किलोमीटर की दूरी इस रेल ने तय की थी। उस वक्त प्रथम रेलवे मंत्री, अगर आप बात करें बाद में जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, तो प्रथम रेलवे मंत्री या फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर थे जॉन मथाई। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। अब देखिए, कुछ टर्म हैं जो रेलवे से रिलेटेड हैं। आपने देखा होगा रेल जो ट्रैक पर दौड़ती है, कुछ डिस्टेंस होती है, ये पटरी है रेल की, ये रेलवे लाइन है, ये पटरी है, ये भी पटरी है, और इनके बीच का जो गैप होता है, इस गैप को हम कहते हैं रेल गेज या रेलवे गेज। तो इनकी अपनी एक फिक्स डिस्टेंस होती है, वो आपसे एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। तो किसी रेलवे लाइन की दो समानांतर पटरियाँ, ये एक पटरी है, ये एक पटरी है जिस पर ट्रेन के पहिए दौड़ते हैं। तो रेलवे लाइन की दोनों समांतर पटरियों के बीच में जो भीतरी दूरी है, ये भीतरी दूरी की जो माप है, उसी को रेल गेज कहा जाता है। तीन तरह से होती हैं या तीन तरह की होती हैं इनको। कौन कौन सी? तो नैरो गेज होती है जो छोटी लाइन होती है, एक स्टैंडर्ड गेज होती है, एक ब्रॉड गेज होती है। नैरो गेज में जो पटरियाँ होती हैं, इन पटरियों के बीच की डिस्टेंस होती है 0.76 मीटर या 0.610 मीटर। और अगर स्टैंडर्ड गेज की बात करें तो दो पटरियों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर होती है, तो वो होता है स्टैंडर्ड गेज। अगर ब्रॉड गेज की बात करें तो ब्रॉड गेज की डिस्टेंस होती है 1.676 मीटर, ये होती है ब्रॉड गेज लाइन। तो ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, इनके डिस्टेंस पूछता है कि ब्रॉड गेज की ब्रॉड गेज कितनी होती है भारतीय रेलवे में, या फिर स्टैंडर्ड गेज में कितनी मीटर की डिस्टेंस होती है दो पटरियों के बीच की। इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं जो भारतीय रेलवे है हमारा, ये रेलवे नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। अगर हम बात करें वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा नेटवर्क रेलवे का किसका है? यूएसए का ही। तो यूएसए सड़क सड़क नेटवर्क में और रेल नेटवर्क दोनों में ही नंबर 1 पे है। अगर हम भारत की बात करें तो रेलवे नेटवर्क में भारत, इंडिया 4th पोजीशन पर है ओवरऑल, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें। तो सबसे बड़ा नेटवर्क अमेरिका का है, चौथे स्थान पर सबसे बड़ा नेटवर्क हमारा है। तो हम 4th पर आते हैं और यूएसए 1 पे आता है। और इस नेटवर्क को, भारत के इस लार्जेस्ट या इस लार्ज रेलवे नेटवर्क को 17 भागों में 18 जो जोन्स है या डिविजन्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो भारतीय रेलवे को 18 जोन्स में विभक्त किया हुआ है। अब इसमें सबसे नया जोन बना है एक साल 2018 में ही, याद रखेंगे 18वां जोन 2018 में बना है। कौन सा है? इसका नाम दक्षिण तटीय रेलवे है, और ये कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? ये विशाखापट्टनम में है। इससे पहले 17वां जोन था, वो कोलकाता मेट्रो को बनाया गया था। कोलकाता मेट्रो जो है भारतीय रेलवे का 17वां जोन था, और ये 18वां जोन है दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। अब देखते हैं इन जोन्स को कैसे याद रखेंगे। ये देख लीजिए, ईस्ट, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। अब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में देख लीजिए कि कौन कौन से जोन है। पूर्वी, ये पूरब में है तो ये ईस्ट में, तो इसको पूर्वी रेलवे बोलेंगे। पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। अब क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि भारतीय रेलवे का पूर्वी जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। भारतीय रेलवे में पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। भारतीय रेलवे का उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। इस तरह से अब आप सिर्फ नाम देख लीजिए इनके। अब यहाँ देख लीजिए मिडल में, ये कौन सी डायरेक्शन थी? उत्तर, और ये थी पूर्वी। तो एक बीच में भी डायरेक्शन पड़ रही है, यहाँ पर भी हमने क्या बनाया हुआ है? एक रेलवे। तो ये इंडिया के मैप पर हैं सारी की सारी चीज़ें। उत्तर पूर्व रेलवे कौन सा बनाया हुआ है? गोरखपुर को बनाया हुआ है। ये हेडक्वार्टर्स हैं इनके। पूर्वी मध्य रेलवे, ये देखिए पूर्वी था, ये पूर्व था इधर, तो ये बीच में ले लिया हमने इसको, तो ये पूर्वी मध्य रेलवे है। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ईसीआर का मतलब ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ये है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, जबलपुर है इसका हेडक्वार्टर। इधर ये रहा
उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर बनाया हुआ है इसको, यानी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ये प्रयागराज है इसका हेडक्वार्टर। इनके हेडक्वार्टर्स आपको याद रखने हैं, बहुत आसान है, याद हो जाएंगे भी। उत्तर पश्चिमी रेलवे का जयपुर है, ठीक है। तो ये रहे, बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं दक्षिण पूर्वी रेलवे, ये देखिए। अब बाकी यहाँ पर हैं, पूर्वी तटीय रेलवे का ईसीआर का भुवनेश्वर है, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का गुवाहाटी है, मध्य रेलवे का मुंबई है, कोंकण रेलवे। और नेक्स्ट देखिए दक्षिण तटीय रेलवे हैं, कोंकण रेलवे का कौन सा है, नवी मुंबई है। तो ये सारे 18 जोन्स हैं आपके सामने, ठीक है। 18 जोन्स के नीचे उनके हेडक्वार्टर्स के नाम लिखे हैं हमने, ठीक है। ये हेडक्वार्टर्स हैं नीचे वाले। चलिए अब बात करते हैं कोंकण रेलवे परियोजना की। जो रेल से संबंधित कुछ परियोजनाएं आई थी, इन परियोजनाओं के बाद में प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, तो कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट में अगर आप देखें तो इस प्रोजेक्ट में एक ट्रेन चलाई गई थी। ये कोंकण रेलवे की जो ट्रेन्स हैं वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और ये गोवा, इन तीनों को मिला करके जो है रोहा से मैंगलोर जाती है ये कोंकण रेलवे। और ये टोटल 760 किलोमीटर, ये बुक्स में मिलेगा आपको। अगर वेबसाइट पे आप देखो कोंकण रेलवे की, तो वो 741 मीटर लंबा ट्रैक है ये इसका, जो कि 3 राज्यों में है। इनको याद रखिएगा, कोंकण रेलवे किन 3 राज्यों में है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गोवा में। सबसे ज़्यादा किस में है लेंथ इसकी, महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद तीसरे नंबर पे गोवा में सबसे कम है। और इसकी कोंकण रेलवे में कोंकण रेलवे ट्रैक पर जो पहली ट्रेन चली थी वो साल 1998 में चली थी, 91998 कर लेंगे इसको, रोहा से मैंगलोर। तो ये पूछता है आपसे, यहीं पर इसी पर कोंकण रेलवे मार्ग पर ही, इस ट्रैक के आसपास, ट्रैक पर ही जो है रत्नागिरी के पास 6.5 किलोमीटर लंबी एक सुरंग है जिसे कहते हैं कारबुडे सुरंग। ये कोंकण रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है, इसको भी याद रखेंगे। एक है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है किससे संबंधित है, ये रेलवे से संबंधित है, याद रखिएगा। ये माल ढुलाई परिचालन के उद्देश्य से इसको बनाया गया था, इस कॉरिडोर को। तो इसमें जो है 2 गलियारे थे, पूर्वी गलियारा, एक पश्चिमी गलियारा, ठीक है। पूर्वी गलियारा और एक पश्चिमी गलियारा। इसकी समय सीमा बताई गई थी 2019 तक कंप्लीट करना इन दोनों गलियारों को। और ये कहाँ से कहाँ तक है, इनकी डिस्टेंस आप याद रखेंगे, लुधियाना से धनकुनी, यानी पंजाब टू पश्चिम बंगाल, और ये मुंबई टू दादरी। नेक्स्ट चलेंगे, इसके अलावा इसी में 4 और जो गलियारे हैं वो बनाए जाने की योजना है। तो टोटल 6 गलियारे हो जाएंगे इसमें। कंप्लीटेड कितने हैं, 2। पूर्वी पश्चिम गलियारा कोलकाता से मुंबई, उत्तर दक्षिण, पूर्वी तटीय और दक्षिण गलियारे, ये सब किसके गलियारे हैं, याद रखेंगे आप। ये रेलवे के गलियारे हैं, और किसके, ये हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के। अब बात करते हैं, भारत में रेलवे की बात हो गई। अब रेलवे के विकास में जो मेट्रो ट्रेन है भारत में, मेट्रो रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो पहली ट्रेन भारत में, जो पहली मेट्रो ट्रेन थी, उसकी आधारशिला कब रखी गई थी, साल 1972 में कोलकाता में शुरू की गई थी भारत की पहली मेट्रो ट्रेन। इसको याद रखेंगे, 24 अक्टूबर 1984 को आंशिक रूप से एक तरीके से ये चलाई गई थी पहली मेट्रो कोलकाता में। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और इसी कोलकाता मेट्रो को ही जो है भारत का 17वां रेलवे जोन बनाया गया था। अभी हमने पीछे डिस्कस किया है इसको। जो 17th रेलवे जोन है भारत का, वो कोलकाता रेलवे है, सॉरी कोलकाता मेट्रो है। दिल्ली मेट्रो की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा रिलायबल इंडिया की और पूरे वर्ल्ड की दिल्ली मेट्रो है। मेट्रो में अगर आप देखें तो दिल्ली में पहली बार मेट्रो ट्रेन चली थी 24 दिसंबर 2002 को। ये 30 हज़ारी से शाहदरा के बीच में चलाई गई थी। स्टेशंस भी याद रख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस बन चुके हैं आपसे। तो दिल्ली मेट्रो जो है विश्व में पहला ऐसा नेटवर्क है जो कार्बन क्रेडिट पाने वाला, या कार्बन क्रेडिट का सर्टिफिकेट पाने वाला पहला मेट्रो है 2011 में। और इसको ISO 14001 प्रमाण प्राप्त करने वाली विश्व की दूसरी मेट्रो ट्रेन बनी है ये। और न्यूयॉर्क, इससे पहले जो है न्यूयॉर्क मेट्रो को ये प्रमाण पत्र मिल चुका है ऑलरेडी। अगर दिल्ली मेट्रो की बात करें तो ये विश्व की पहली मेट्रो प्रणाली है जिसे हरित प्रमाण पत्र यानी ग्रीन सर्टिफिकेशन भी दिया गया है। ये यात्रियों के भरोसे में भी, और एक तरीके से कम पोल्यूशन, यानी पोल्यूशन के मामले में भी सबसे कम है ये पूरे विश्व स्तर पर बात करें तो। हमारी जो मेट्रो है दिल्ली मेट्रो, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है वर्ल्ड में। नेक्स्ट चलेंगे, बुलेट ट्रेन की बात करेंगे। बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, ज़्यादातर आप सुनते होंगे। बुलेट ट्रेन जापान में है, चाइना में है, कई सारे देशों में बुलेट ट्रेन है। हमारे देश में बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन ये भी आ गया है। तो भारत में पहली बुलेट ट्रेन जो चलेगी वो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलेगी। डिस्टेंस कवर करेगी 508 किलोमीटर। 2023 तक जो है इसे कंप्लीट हो जाने की जो है संभावनाएं हैं। और ये किस टेक्निक पर आधारित होगी, ये मैगलेव टेक्निक होती है। एक मैगलेव, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेविएशन।
इसकी जो हाई स्पीड होती है, इस बुलेट ट्रेन की जो स्पीड होती है हमारे देश में, वो 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगी ये ट्रेन। और अगर आप इसी मैगलेव की आप जापान में बात करें तो जापान में इस मैगलेव की स्पीड है 581 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड 350 से 450 के बीच में भी हो सकती है। लेकिन शुरुआती दौर में इसकी जो भारत में इसकी स्पीड है वो 350 किलोमीटर पर आवर है, ये भी याद रखेंगे आप। अब देखिए भारत का जो सबसे लंबा रेलवे ट्रैक कौन सा है, भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है, लॉन्गेस्ट रेलवे ट्रैक ऑफ इंडिया, ये है विवेक एक्सप्रेस। जिस ट्रैक पर दौड़ती है ये डिब्रूगढ़ असम से लेकर के कन्याकुमारी तक ये रेलवे ट्रैक है। 4286 किलोमीटर लंबा है ये। तो देश की, अगर आपसे सवाल पूछे कि देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, आंसर इज विवेक एक्सप्रेस। तो जितनी भी चीज़ें हमने, जितने भी पॉइंट फैक्ट्स लिखे हैं, सब अपने आप में क्वेश्चन हैं ये। नेक्स्ट देखिए, अब यूनेस्को की सूची में भी कुछ भारत के रेलवे शामिल किए गए हैं। इसमें दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, कुछ ये पर्वतीय हैं, जो पर्वतीय क्षेत्रों में चलती हैं भारत की ट्रेनें, जिसमें आपने स्टार मार्क हो रही हैं ये पर्वतीय क्षेत्रों में चलती हैं भारत के। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे टॉय ट्रेन, ये भी यूनेस्को की उसमें शामिल है लिस्ट में। नीलगिरी माउंटेन या ब्लू माउंटेन ट्रेन, या कालका शिमला, और ये कांगड़ा घाटी, और ये सारी की सारी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, विक्टोरिया टर्मिनल, ये एक ही नाम है, एक ही टर्मिनल, एक ही स्टेशन के नाम है एक्चुअली ये आप याद रखेंगे। इसके अलग अलग नाम पूछ लेता है, विक्टोरिया टर्मिनल का दूसरा नाम, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का दूसरा नाम, बोरी बंदर, ये तीनों एक ही हैं। और ये सारे के सारे 6 के 6 ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। इनके नाम याद रखिए, क्योंकि पूछ लेगा इनमें से कौन सा रेलवे, ये इनमें से कौन सा रेलवे स्टेशन या कौन सा रेलवे भारत यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है या नहीं है। बात करेंगे जल परिवहन की। जल परिवहन यानी वाटर ट्रांसपोर्ट जो है, जो नदियाँ होती हैं हमारी, नदियाँ, नहरों और खाड़ियों का इस्तेमाल करके जो है ये वाटर जो जलमार्ग होते हैं, वाटरवेज बनाए जाते हैं। तो अगर आप अंतःस्थलीय की बात कर रहे हो, इनलैंड वाटरवेज की, तो नदियों, नहरों और खाड़ियों की मदद से जो हम वाटरवेज बनाते हैं, जो जल मार्ग बनाते हैं, उन्हीं को इनलैंड वाटरवेज कहते हैं। दो तरह के होते हैं, एक तो इनलैंड ये जल परिवहन, और एक होता है महासागरीय, ओशनिक। चलिए पहले बात करेंगे अंतःस्थलीय की। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी, इन नदियों में जो वाटरवेज, इन नदियों के अंदर जो हम जलमार्गों का इस्तेमाल करते हैं, वही अंतःस्थलीय में आते हैं। तो भारत में जो प्रमुख हैं, जो मेन हैं, तो 6, भारत में 6 मेन नेशनल वाटरवेज हैं। ठीक है, तो हम इनको जो है राष्ट्रीय राजमार्ग कहेंगे। जैसे हम बोल रहे थे नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग 1, 2, 3, ऐसे ही इनका नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग 1, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 1, यानी नेशनल वाटरवेज 1। इसको NW1 से शो करते हैं। तो ये नेशनल वाटरवेज 1 जो है साल 1986 में शुरू किया गया था ये, और ये इसमें घोषित किया गया था इस वर्ष। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। ये भारत का सबसे लंबा वाटरवेज है, इसको याद रखिएगा। कहाँ से कहाँ तक है? ये इलाहाबाद से हल्दिया तक है, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल को कनेक्ट करता है। इनसे होकर ये वाटरवेज गुजरता है। कौन कौन सी नदियों में है ये? गंगा नदी, भागीरथी नदी, हुगली नदी से होकर के ये वाटरवेज जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? वो नेशनल वाटरवेज 1 है। अब दूसरे की बात करते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग जो 2 है, NW2 है, ये 891 किलोमीटर लंबा है। ये ब्रह्मपुत्र नदी में, इसको याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी में, सादिया से धुबरी तक केवल असम में है ये। नेक्स्ट जलमार्ग 3 देखिए, नेशनल वाटरवेज 3, केरल का जो पश्चिमी तट है, केरल का जो पश्चिमी तट है उस क्षेत्र में, जो कोट्टापुरम से कोल्लम तक, केरल में ही है ये तीसरा वाटरवेज। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की अगर हम बात करें, ये कहाँ पर है? ये कानीनाडा, पुडुचेरी नहर, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी में है ये। और ये 5वां देखिए, ये पूर्वी तटीय नहर, और ये मताई झील। सारे आपको याद रखने की जरूरत नहीं, शुरुआत के 2 या 3 भी काफ़ी होते हैं। इनमें से क्वेश्चन वैसा बन जाता है अगर यहाँ से ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए, कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम आया था साल 2016 में। इसके तहत क्या किया गया था? देश में कुल 106 जलमार्ग, जो 106 जलमार्ग ऑलरेडी हैं, इनके अलावा भी हैं वो नेशनल वाटरवेज थे। ठीक है, और भी वाटरवेज हैं भारत के अंदर, उनको जो है नेशनल वाटरवेज का दर्जा देने के लिए या उनको घोषित करने के लिए ये अधिनियम लाया गया है। तो इसमें कुल कितने जलमार्गों को घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है? 106 जलमार्ग जो हैं उनको नेशनल वाटरवेज बनाने की इसमें बात की गई है राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 में। जिनका विकास कौन करेगा? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन है ये? जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होती है, ऐसे ही ये वाली है ना, IWAI। तो महासागरीय जल परिवहन में देखिए, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट में, तो भारत की समुद्र तटीय सीमा आप जानते हैं कितनी है, यानी जो समुद्र तट पे जो भारत के राज्य हैं उनकी जो
समुद्र तटीय रेखा, उसकी लंबाई कितनी है 7,516 किलोमीटर है। इसमें भारत के, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, सब पानी है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो इनसे दूसरे देशों तक जाने के लिए, इस परिवहन के लिए भी ज़रूरत हैगी किसकी, तो यहाँ जहाज़ों के थ्रू ही जाया जा सकता है। जब जहाज़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो समुद्र तट के राज्य हैं वहाँ पर उन जहाज़ों को रोकने के लिए एक प्लेस बनानी पड़ेगी जिसे हम क्या कहेंगे, बंदरगाह। तो भारत में महासागरीय जल परिवहन के लिए, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट के लिए हमने जो है भारत के 13 बड़े बंदरगाह बनाए हुए हैं भारत में। देखते हैं कौन कौन से हैं, ये देखिए। अब ये वहीं बंदरगाह कहाँ होंगे, जहाँ जो राज्य भारत के समुद्र तट पर होंगे वही। तो गुजरात से शुरू होती है भारत की समुद्र तटीय रेखा, गुजरात से शुरू होते हैं हमारे ये सारे के सारे बंदरगाह, पोर्ट्स। तो देखिए यहाँ गुजरात में, यहाँ नंबरिंग की हुई है। गुजरात में एक पोर्ट है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। ये कहाँ पर है, गुजरात में, कच्छ में। ये पूछा जाता है कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में है, गुजरात में है, और कहाँ पूछा, कच्छ की खाड़ी में है। दूसरा देखिए ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह है। तीसरा नहावा बंदरगाह, जिसे हम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं, ये नवी मुंबई में है। ये दोनों मुंबई, ये महाराष्ट्र के हैं दोनों। और मोर मुगाओ गोवा, ये गोवा में है, गोवा का अकेला पोर्ट है ये, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर ये छोटा सा राज्य है गोवा। न्यू मंगलोर कर्नाटक में है, ये पूरा कर्नाटक है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है, कर्नाटक में है। कोचीन बंदरगाह केरल में है। और अगले देखिए, अब यहाँ तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं। जैसे मुंबई में 2 बंदरगाह याद रखने हैं, तो तमिलनाडु के 3, ये एग्जाम से पूछ लेता है। तूतीकोरिन जो है ये पुराना नाम है इस बंदरगाह का, इसका अभी नया नाम क्या है, वीओ चिदम्बरनार, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। ये तमिलनाडु का एक बंदरगाह है। उसके बाद चेन्नई बंदरगाह है तमिलनाडु में। उसके बाद एन्नोर बंदरगाह, ये तीनों बंदरगाह तमिलनाडु के। एन्नोर बंदरगाह को कामराजार पोर्ट लिमिटेड भी इसको कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। अब आंध्र प्रदेश में एक है विशाखापट्टनम बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह कहाँ, उड़ीसा में है। और कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी के पास में है। और हमारा जो 13वां है कौन सा है, ये अंडमान निकोबार, ये पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो है, ये टोटल मिलाकर 13 बंदरगाह हो जाते हैं भारत के। अब इन बंदरगाहों पर कुछ क्वेश्चन भी बन जाते हैं आपके एग्जाम में। तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है देश का हमारे, और या फिर ये प्राकृतिक बंदरगाह भी है साथ में, तो ये मुंबई बंदरगाह है। भारत का ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, टाइडल पोर्ट है भारत का, कांडला गुजरात में है, कच्छ की खाड़ी में है। भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह कौन सा है, या इसको हम अरब सागर की रानी भी कहते हैं, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, या पूर्व का वेनिस भी कहते हैं इसको। ये कोचीन बंदरगाह है, और ये केरल के वेलिंगटन द्वीप पर बना है। ये क्वेश्चन MPPCS में भी पूछा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए जितने आपके सामने रखे हैं। तूतीकोरिन जो पोर्ट ट्रस्ट है, जो कि तूतीकोरिन बंदरगाह के लिए बनाया गया, उसका अब नाम क्या है, चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट। देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह है एन्नोर, या इसको देश का प्रथम पब्लिक कंपनी या मिनीरत्न बंदरगाह भी कहते हैं, तमिलनाडु में है एन्नोर। भारत का सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है, ये प्राकृतिक भी है, सबसे गहरा भी है, विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में है। देश का प्रथम बंदरगाह कौन सा है, अब देखिए ये तो 3 बड़े बंदरगाह थे, इसके अलावा लगभग 200 बंदरगाह छोटे छोटे भी हैं भारत में, जिनमें भारत का सबसे पहला बंदरगाह कौन सा था, दाहेज बंदरगाह, ये गुजरात में है। इसको रसायन बंदरगाह भी कहा जाता है। तो ये हो गए हमारे पोर्ट्स। अब कुछ परियोजनाएं हैं, अब कुछ परियोजनाएं हैं जो रिलेटेड हैं आपकी किससे, जल परिवहन से। जैसे सागरमाला परियोजना है, 15 अगस्त 2003 को अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी घोषणा की थी। इसका मकसद क्या था, एम पूछ लेता है, या वर्ष पूछ लेता है, या ये किस प्रधानमंत्री के काल में इसकी घोषणा हुई थी। तो देश के जितने भी बंदरगाह हैं, यानी अभी 13 बंदरगाह हमने पढ़े थे, 13 और 200 वाले, इन सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ने के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट लाया गया है। नई तकनीक से परिपूर्ण करना है इनको, और समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना। मेन फोकस क्या है इसका, इसमें बस ये याद रखिएगा किससे संबंधित सागरमाला परियोजना, देश के सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ने से संबंधित है ये। सेतु समुद्रम परियोजना क्या है, अभी देखा आपने, ये बंगाल की खाड़ी है, इधर ये भारत है, और ये अरब सागर है, और यहाँ पर ये श्रीलंका है, और यहाँ पर ही मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पाक स्ट्रेट है, यानी पाक जल डमरू मध्य जल संधि जिसे कहते हैं। यहाँ से पहले जो जहाज जाया करने में, जहाज पहले इधर से ऐसे इसको पूरे श्रीलंका को पार करके जाया करते थे इस तरह से व्यापार के लिए, तो डिस्टेंस काफ़ी लंबी हो जाया करती थी, पूरी श्रीलंका को क्रॉस करना पड़ता था। अभी क्या है, सेतु समुद्रम परियोजना में क्या है, जो बंगाल की खाड़ी है और जो अरब सागर के बीच में सीधी आवाजाही के लिए, यानी डायरेक्ट यहाँ से जाने के लिए, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के बीच में, यानी यहाँ पर जो है समुद्री मार्ग का निर्माण करना सेतु समुद्र परियोजना का ये एक लक्ष्य है। और इसकी शुरुआत, ये इसका आइडिया दिया था, ब्रिटिश कमांडर हुआ करते थे हमारे देश में, एडी टेलर ने पहले। बात करेंगे वायु परिवहन की, तो वायु परिवहन साल 1911 में शुरू किया गया था सबसे पहले भारत में, और ये वायु सेवा या डाक सेवा के लिए शुरू किया गया था सबसे पहले, इलाहाबाद से नैनी तक के बीच में इसको शुरू किया गया था। अब एक
विमानन नीति आई थी 2016 में, सिविल एविएशन पॉलिसी, ये याद रखेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके तहत 5/20 के नियमों में जो है परिवर्तन किए गए थे। इसमें देखिए, तो इसको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखेंगे पाइपलाइन के थ्रू भी जो है नेचुरल गैस को एक देश से दूसरे देश ले जाने के लिए भी कुछ पाइपलाइंस यहाँ डाली गई हैं। एक तापी आपने सुना होगा, तापी की फुल फॉर्म होती है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। तो ये 4 देशों में पाइपलाइन है जो कि नेचुरल गैस के ट्रांसपोर्ट के लिए बनाई गई है। एक है आईपीआई, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, ये भी किसके लिए है? प्राकृतिक गैस के ट्रांसपोर्ट के लिए है। नेक्स्ट चलेंगे, तो जिस तरह से हम जहाज़ों का इस्तेमाल करके इन सब का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे, ये पाइपलाइन के थ्रू करने की कोशिश की जा रही है इंडिया में। अब देखिए, भारत के प्रमुख हवाई अड्डे देखेंगे। हवाई अड्डे देखने का यहाँ मतलब क्या है? क्योंकि हवाई अड्डों के पूछता है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको आईजीआई बोलते हैं, फेमस एयरपोर्ट इंडिया का, ये नई नई दिल्ली में है, ये इसको याद रखेंगे। अब देखिए, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा ये मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में है। ये चारों वाले तो आपको पहले याद रखने, चारों महानगरों को, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता वाले, इन चारों को याद रखना है एज इट इज़। बाकी आप चाहें तो याद भी रख सकते हैं इन सभी को, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में ही, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पर है ये ज़रूर याद रखना है। तो आप देख रहे हैं ये मेन सिटी होते हैं ना किसी भी स्टेट का, ठीक है, वहीं पर हैं, बस इतना याद रखिएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। इस तरह से हमने जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था भारत का वो हमने देख लिया है। अब एक चीज़ हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, जो गलियारे के ऊपर बात चल रही थी। जब हम रोड ट्रांसपोर्ट में स्वर्णिम चतुर्भुज को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा था, सेकंड फेज जब हम उसका देख रहे थे, उसमें 2 गलियारे थे। कौन कौन से गलियारे थे? एक था पूरब पश्चिम गलियारा, पूरब पश्चिम गलियारा था, और दूसरा था उत्तर दक्षिण गलियारा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा। तो यहाँ पर हमें जो है पूरब लिखना था, जहाँ की हमने पश्चिम लिखा था, और यहाँ पर पश्चिम लिखना था, बस इतना ही। वहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा, आप में से कमेंट भी किया था। तो उसके लिए यहाँ पर जो पूरब पश्चिम गलियारा है वो शुरुआत कहाँ से हो रही? पोरबंदर है यहाँ। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। और इधर क्या है? सिलचर, असम में। तो पोरबंदर से सिलचर तक है क्या, कौन सा गलियारा है? पूर्व पश्चिम या ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ये। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर असम से लेकर पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। बस ये आपको यहाँ पर ये गलती से यहाँ पूरब की जगह पश्चिम लिखा गया था पिछले लेक्चर में, और यहाँ पर पूरब। तो अभी जो है ये आप जानते हैं ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन क्या है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो बस इतना ही करेक्ट करना है आपको, बाकी फैक्ट सेम रहेगा आपका, फैक्ट गलत नहीं हुआ है, बट यहाँ पर डायरेक्शन थोड़ी सी रिवर्स लिखी गई थी, वो मिस्टेक थी, वो अभी यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा बस उसको। तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो गया है ज्योग्राफी का। चलिए, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।